स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात आज होने वाली कैबिनेट बैठक की करें तो आज तीरथ सिंह रावत सरकार में मंत्रियों को विभाग मिलने के बाद पहली कैबिनेट बैठक होगी। सचिवालय में शाम 5:30 बजे यह बैठक होने वाली है। खास तौर पर अगर इस बैठक की बात की जाए तो जो मुख्य एजेंडा होगा वो देवस्थानम बोर्ड, गैर सैन्य कमिश्नरी, उपनल कर्मियों के मामले को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि तीरथ सरकार में 11 मंत्री शामिल हैं और अपना पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई सारे मुद्दों को उठाया जाएगा और उस पर डिस्कस किया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। सुनील, अपने अपने पदभार को तो मंत्रियों ने ग्रहण कर लिया और आज कैबिनेट की बैठक है। कितनी अहम बैठक और किस तरह से मंत्रियों के विभागों को लेकर और किन किन मुद्दों को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक जिस पर चर्चा होगी? देखिए नीलू, आज की बैठक बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार के पास बेहद कम समय है। 2022 का चुनाव भी नज़दीक है और सबसे पहले हमें मुख्यमंत्री के उस बयान को ध्यान में रखना होगा कि जब मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि हमारी सरकार जनता की आवाज़ को सुनेगी, जनता के चेहरे को पढ़ेगी और उसके बाद फैसले लेगी। इस को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि पिछली त्रिवेंद्र सरकार में बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए जिनमें उनके कैबिनेट सहयोगी भी जिनमें एक मत नहीं थे, एक राय नहीं थी। तो माना जा रहा है कि ऐसे फैसले, खासकर गैरसैन्य को कमिश्नरी घोषित करने का जो मामला है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहले ही इस फैसले से असहमति जता चुके हैं। उनका कहना है कि इस पर विचार किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट में इस पर खुलकर चर्चा हो सकती है। और इस दौरान जो हमने बातचीत की, बहुत सारे जो कैबिनेट सहयोगी हैं तीरथ रावत सरकार के, वो भी इस फैसले से सहमत नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि आज इस पर वैधानिक तौर पर मोहर लग सकती है कि गैरसैन्य कमिश्नरी के फैसले को हो सकता है कि सरकार रोल बैक कर ले। बिल्कुल सुनील, यानी कहा जा सकता है जिन मुद्दों पर त्रिवेंद्र गए थे उन मुद्दों को अब रोल बैक किया जाएगा या फिर कुछ उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और उन्हीं सब बातों पर आज मोहर लग जाएगी। ये संभावना बहुत हद तक बिल्कुल नीलू, और खासकर उपनल कर्मी नीलू, पिछले 22,000 से अधिक उपनल कर्मी पिछले 23 से 24 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड है उनको नियमित किया जाए और नियमित होने तक उनको पदों से हटाया नहीं जाए। तो इसको लेकर भी कल सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। उन्होंने उपनल को आदेश दिए कि जो संविदा कर्मी हैं, जो उपनल कर्मी हैं, उनको फिलहाल हटाया नहीं जाए। तो इस पर भी आज कैबिनेट में बहस हो सकती है, कैबिनेट में चर्चा हो सकती है कि उपनल कर्मियों को हाईकोर्ट के रूलिंग के अनुसार जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है वो शुरू की जाए या नहीं की जाए, या फिर जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं उनसे कम्युनिकेशन किया जाए कि आखिर पिछले 24 दिन से वो आंदोलन पर बैठे हैं। तो इसको लेकर भी फैसला हो सकता है। और महत्वपूर्ण रहेगा ये भी देखना कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या आज कैबिनेट में चर्चा होगी। बहुत संभव है कि इस पर चर्चा हो सकती है। तीरथ रावत के पदभार संभालने के बाद 2 से 3 दौर ऐसे आ चुके हैं जब पंडा पुरोहित समाज लगातार मुख्यमंत्री से मिला है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वो जरूर इस पर विचार करेंगे। पंडा पुरोहितों के जो हक हकूक हैं उनको किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल, तो वो सारे मुद्दे सुनील जी जिस पर त्रिवेंद्र को बदला गया था, वो सारे फैसलों को आज इस कैबिनेट की बैठक में डिस्कस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इन विवादों का निपटारा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और विभागों का बंटवारा होते ही तीरथ सरकार के मंत्री एक्शन में आ गए हैं। बुधवार को पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधानसभा पहुंचकर विभागीय अधिकारियों की मीटिंग ली तो वन मंत्री हरक सिंह ने भी फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पहुंचकर विभागीय योजनाओं को लेकर चर्चा की। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मियों में कहीं भी पानी की किल्लत ना हो और इसके लिए टैंकरों और खच्चरों के माध्यम से लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कई मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस मीटिंग में शामिल होने के बाद तीरथ सिंह रावत ने राज्य के अफसरों के साथ एक मीटिंग की। सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन तेज किया जाए और जरूरत पड़ने पर सेंटर भी बढ़ाए जाए। वहीं आरटी-पीसीआर टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो और अगर किसी इलाके में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो ऐसे इलाकों में छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाए।
तो वैक्सीनेशन तेज किया जाए। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर आप जो तमाम राज्य हैं वो इस पर प्रिकॉशन ले, और वही सब देखने को मिल रहा है। अब बात करें सल्ट चुनाव की, तो सल्ट का चुनाव भले ही उपचुनाव हो, लेकिन सल्ट उपचुनाव का प्रोग्राम घोषित होते ही सत्तारूढ़ बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। दरअसल यह चुनाव 57 विधायकों की सरकार और संगठन दोनों के नए मुखियाओं के राजनीतिक कौशल का लिटमस टेस्ट भी होगा। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई सल्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए ठीक एक महीने बाद 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है, और यही बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। सरकार और संगठन के नए मुखियाओं के लिए ये पहली परीक्षा होगी, इसलिए बीजेपी में मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपने 3 सीनियर लीडर यशपाल आर्य, सुरेश भट्ट, धन सिंह रावत को सल्ट की चुनावी रणनीति बनाने में लगा दिया। ये कमेटी कैंडिडेट से लेकर जीत तक का रोड मैप बनाएगी। सल्ट को लेकर पार्टी पहले से ही बड़ी गंभीरता के साथ तैयारी कर रही है। हमने यशपाल आर्य जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, धन सिंह जी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और हमारे एक महामंत्री जो सुरेश भट्ट जी, इन तीनों को पहले से ही उसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर कांग्रेस का दावा है कि सल्ट उपचुनाव में पार्टी की जीत निश्चित है। तैयारियों के लिए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा को ऑब्जर्वर बनाकर सल्ट भेजा गया है। कांग्रेस में 2017 में 3000 वोटों के अंतर से हारी गंगा पंचोली भी दावेदार हैं, तो पूर्व विधायक रणजीत रावत के बेटे विक्रम रावत भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। ये सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पर्यवेक्षक जाकर के अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंप देंगे। रिपोर्ट आते ही प्रदेश अध्यक्ष जी प्रभारी जी से और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे। लोकल लीडरशिप से बातचीत हमारी हो ही रही है। केंद्रीय नेतृत्व का जैसा आदेश होगा हम लोग तत्काल प्रत्याशी घोषित कर देंगे। सल्ट का उपचुनाव कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। सियासी बदलाव के बीच नए मुख्यमंत्री, नए प्रदेश अध्यक्ष और 56 विधायकों की सरकार, परिणाम उसके अनुरूप ही हो, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बीजेपी पर अंत तक बना रहेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि औरतों को फटी हुई जींस में देखकर हैरानी होती है। उनके मन में ये सवाल उठता है कि इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। रावत के इस बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बेहद नाराज हुई। Ashamed of himself, and he should apologize to all the women of this country. This entire idea of Bharatiya Janata Party and their elected CM has been that of trying to justify, judge women on the basis of the clothes that they wear. We've seen the Haryana Chief Minister do that. We have seen the Goa former Chief Minister do that. We are now seeing the Uttarakhand Chief Minister doing that. It just goes on to show their anti-women mindset, and also shows how they are scared of women who feel empowered enough to step out of their homes in clothes of their choices. और देहरादून में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपना 220वां स्थापना दिवस आज मना रही है, जिसके तहत 2 दिवसीय आर्मी के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के परिवार के लोग ही शिरकत कर सकते हैं। सेना के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री रायपुर, देहरादून और आयुध निर्माणी संगठन लंबे समय से हथियार बना रही है। और टनकपुर पूर्णागिरी जनशताब्दी से साथ एक अजीब सा हादसा हुआ है। ये ट्रेन पटरी पर बैक होकर दौड़ने लगी। ट्रेन पटरी पर करीब 20 किलोमीटर बैक चलती रही। बाद में नंदना पुल पर ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन की 10 बोगियों में 26 यात्री सवार थे। रेलवे ने यात्रियों को रोडवेज की बस से भेजा। रेलवे ने टनकपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर जानवर टकराने की बात कही, जिसकी वजह से ट्रेन में ब्रेक प्रेशर नहीं बन सका। वहीं लोको पायलट को सस्पेंड कर दिया गया है। अरे देखो जी, अरे चाचा रोक लो, अरे रोको। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटरी पर 20 किलोमीटर बैक में दौड़ती ट्रेन दिखाई दी, यानी उल्टी दिशा में जाती ये ट्रेन दिखाई दी। नंदना पुल पर इसे कहीं जाकर रोका गया। जब पता चला, बताया जा रहा है कि जानवर टकराने के बाद ये सब कुछ हुआ। लोको पायलट को फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है। तो तस्वीरें पटरी पर उल्टी दौड़ी शताब्दी एक्सप्रेस।
श्रीनगर और कीर्तिनगर रेंज के जंगल आग से धू धू कर जल रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में श्रीकोट और कीर्तिनगर में चौरास क्षेत्र के ऊपरी जंगलों में आग लगी हुई है और काफी बड़े क्षेत्र में यह आग लगी हुई है। हालत यह है कि तेज हवा के साथ आग लगातार भड़कने के साथ अन्य क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में लेती जा रही है। तो ये जंगल की आग है, कीर्तिनगर के जंगलों में ये आग लगी है और बहुत बड़े क्षेत्र में ये आग लगी है और साथ साथ हवा चलने के साथ साथ ये आग फैलती जा रही है। और उत्तराखंड में 26% लोग ऐसे हैं जो नशे की लत का शिकार हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। राज्य में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, रोकथाम और पुनर्वास पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के आयोगों से अध्यक्ष सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने भी बच्चों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। हमारे यहाँ भी जब से हुआ है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्वे रिपोर्ट में जो आया है उसको देखते हुए हम लोगों की चिंता तो बढ़ी है। इसलिए हम लोग जरूर ये कहेंगे कि क्या नाम है, हम लोगों को इस पर बहुत गहनता से काम करने की ज़रूरत है। Through this state-wise presentation, we can see how each state is handling the issue of drug use and drug peddling. See, ये जो विषय जो लिया गया है बहुत अहम है। नीड ऑफ द आवर बोलते हैं, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के देश के बहुत सब उन्नति उन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। और ऑल वेदर रोड पिथौरागढ़ के लिए भले ही वरदान साबित हो रही हो, लेकिन इसकी चमक को फीका कर रहे डेंजर जोन। 40 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड में कई ऐसे डेंजर पॉइंट हैं, तो आए दिन इस पर रफ्तार में रोड़ा बन रहे हैं। चमचमाती ऑल वेदर रोड में सफर करना किसी रोमांच से कम नहीं, लेकिन ये रोमांच तब फीका पड़ जाता है जब डेंजर जोन दरकने लगते हैं। बाराकोट से पिथौरागढ़ तक कई ऐसे डेंजर जोन तैयार हो चुके हैं, जहां अक्सर पहाड़ी दरक जाती है, जिससे कई घंटे तक हाईवे बंद हो जाता है और इसका असर व्यापार पर भी पड़ता है। इनका तुरंत सरकार ने इनका जो है इसको ट्रीटमेंट इसको बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। नहीं तो ऑल वेदर रोड जो बनाई गई है कि चारों माह मतलब किसी भी महीने में ये रोड कभी ब्लॉक नहीं होगी, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ इतने सेंसिटिव जोन इसमें देखने को मिल रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक हो रहे हैं। बीते एक साल में ये हाईवे 60 दिन बंद रहा। कई बार तो हालात ऐसे भी बने कि लाखों टन बोल्डर्स से हाईवे पटा नजर आया। ऐसे हालात में उन यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो घटना के दौरान सफर पर थे। कई मौकों पर हाईवे हफ्तों तक बंद रहा। इसमें अभी लगभग हमने 12 डेंजर जोन चिन्हित कर रखे हैं। इनके ट्रीटमेंट के लिए अभी मंत्रालय को जो है सूचना भेजी गई है। जब मंत्रालय से आदेश आएगा तो उसके बाद उसका आंगणन बनाया जाएगा और तब उस पर कार्रवाई की जाएगी। डेंजर जोन का ट्रीटमेंट होने से ऑल वेदर रोड का सफर सुहाना होने के साथ ही सुरक्षित भी हो जाएगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वक्त रहते ये किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और हम आपको बता दें, राज्य में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार वन भूमि को सुरक्षित रखते हुए कहीं और किया जा सकता है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि सरकार हाथियों के संरक्षण के लिए क्या कर रही है और संतुलित विकास के साथ कार्य कैसे किए जा सकते हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो एक विस्तृत शपथ पत्र के साथ अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करे। साथ ही केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका हाईकोर्ट ने दिया है। वहीं आज चीफ वाइल्ड लाइफ वाइन JS सुहाग कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कई सवाल कोर्ट में पूछे। कोर्ट ने सुहाग को कहा कि जिन अधिकारियों और संस्थानों को वाइल्ड लाइफ को बचाना है, अगर वो दमन करेंगे तो कैसे वन्यजीव को सुरक्षित रखा जा सकता है। और यह भी पूछा कि क्यों ना एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन प्रस्तावित है वो वन भूमि को सुरक्षित रखते हुए किसी और जगह किया जाए, किसी और तरीके से किया जाए। तो इस पर राज्य सरकार द्वारा पहले ही एक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है, लेकिन क्योंकि वह पूरे जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए राज्य सरकार को एक और मौका दिया गया है कि वह एक विस्तृत प्रतिशपथ पत्र दाखिल करें और बताएं कि वो हाथियों के संरक्षण के लिए क्या कर रही है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को कैसे एक संतुलित विकास मॉडल के तहत एक्सपेंड किया जा सकता है। और साथ ही साथ भारत सरकार जिसने आज भी कोई प्रतिशपथ पत्र नहीं दाखिल किया, उसको भी एक और अवसर दिया गया है कि वह इस मामले में अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल करे।
और वन गुज्जरों के संवैधानिक अधिकारों के मामले में गठित कमेटी से हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच संतुष्ट नहीं है। चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान की कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो नई कमेटी का गठन करे और इसमें सचिव और डीएम स्तर के अधिकारियां हो। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। आपको बता दें कि दिल्ली के अर्जुन कसाना ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि सरकार वन गुज्जरों को जंगलों से हटा रही है और आजादी पार्क से 1610 गुज्जरों को अब तक हटाया जा चुका है। और खटीमा में वन विभाग और वन निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एक ट्रॉली के 7 सागौन की लकड़ियां बरामद की है। वन अधिकारियों के मुताबिक नगरा तराई में एक ट्रॉली अवैध तरीके से लकड़ी की तस्करी करने की सूचना मिली थी। इसके बाद वन विभाग ने ट्रॉली में अवैध तरीके से रखे 8 सागौन के नग बरामद किए हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। वन तस्करी के मामले वन विभाग द्वारा आगे की जांच की जा रही है। और दुनिया में भले ही गिद्धों की तादाद लगातार कम होती जा रही हो, लेकिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कई रेंजों में गिद्ध दिखाई दे रहे हैं जो दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं। यूं तो यहां पर ढिकाला, ढेला, बिजरानी आदि रेंजों में गिद्ध दिख रहे हैं, लेकिन झिरना में प्रवासी गिद्ध बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन भी इन गिद्धों के लोकल मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है।